ऑलराइट क्लास, आज हमारे पास एक और टॉपिक है सेल्स एंड टिश्यूज का, जो चैप्टर हमने लास्ट इनकम्प्लीट रखा था। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कस किए थे कि हमारे पास चार तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स मौजूद होते हैं: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हमारे पास इनके डिफरेंसेस और इनके मैकेनिज्म्स हमने पढ़े थे और समझे थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है आज का, दैट इज अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स, के हमारे पास सेल के और दूसरे कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। अप टिल नाउ हमने सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल क्या करता है सेल के साथ। तो अब हमारे पास सेल के अंदर और डिफरेंट ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। सेल के ऑर्गेनल्स हमारे पास जो की ऑर्गेनल्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो सेल की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन ऑर्गेनल्स को हम डिस्कस करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू बियर इन माइंड दैट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड इन ऑल लिविंग। हमारे पास जो की ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं सेल के अंदर, वो आपस में काफी रिलेटेड होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। कि मतलब अगर मैं प्लांट सेल के अंदर कुछ की ऑर्गेनल्स पढ़ रहा हूँ, तो वो एनिमल सेल के अंदर भी वही की ऑर्गेनल्स मुझे वहां पे मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम माइनर डिफरेंसेस कि उसके अंदर एक दो ऑर्गेनल्स एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं या एक दो ऑर्गेनल्स कम भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ की ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सेल्स के अंदर काफी हद तक कॉमन पाए जाते हैं। When studying each organelle, ensure that you observe the specific structures from micrographs that allow the organelle to perform its specific function. पहला ऑर्गेनल जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या चीज होती है? साइटोप्लाज्म बेसिकली हमारे पास एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर फिल हुआ होता है। ठीक है, जो सब्सटेंस सेल को फिल कर रहा होता है, मतलब सेल की चार दीवारी के अंदर जो सब्सटेंस हमारे पास मौजूद होता है, जैसे एक कमरे के अंदर आपके पास जमीन होती है, उस तरीके से एक सेल के अंदर भी कोई फ्लोर होना चाहिए। वो फ्लोर हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सा सब्सटेंस होता है, उसके अंदर 90% आपका वाटर मौजूद होता है। ठीक हो गया। इस जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर आपके पास आपके न्यूट्रिएंट्स भी डिसॉल्व हुए होते हैं। आपका वेस्ट जो होता है सेल का, वो भी इसके अंदर डिसॉल्व हुआ होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का? साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म के अंदर जगह जगह फिक्स हुए हुए होते हैं। तो साइटोप्लाज्म का काम ये होता है उन ऑर्गेनल्स को उनकी जगह पे रखना, एक दूसरे की जगह पे नहीं आने देना, हर किसी को अपनी जगह पे मखसूस रखना, और उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व रख के एक दूसरे से दूसरे तक ट्रांसफर करवाना। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म का काम होता है। ये हमारे पास सेल को नरिश करता है सॉल्ट से, शुगर से, और इसको एक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि जो भी रिएक्शन हो, कोई प्रोडक्ट बना के भेजना हो तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर आए, अगर कोई न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म के अंदर से चाहिए तो वो भी सेल्स जो है वो ले सकते हैं। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म का काम होता है। दूसरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे पास साइटोस्केलेटन होता है, जो काफी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉमन पाया जाता है। साइटोस्केलेटन बेसिकली हमारे पास क्या चीज होती है? एक माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क होता है प्रोटीन का। प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है, मतलब एक किस्म की जाली बनी हुई होती है प्रोटीन। ठीक है, एक किस्म की हमारे पास जाली या फिर नेट बना हुआ होता है प्रोटीन का। वो क्या कर रहा होता है, जिस तरीके से किसी भी बिल्डिंग के अंदर, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले सरिये लगाए जाते हैं, ठीक है, रॉड लगाई जाती है, उसी तरीके से सेल के अंदर भी जो सरिये होते हैं वो साइटोस्केलेटन के अंदर मौजूद होते हैं। वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, उसका माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है, और काफी सारे फिलामेंट्स भी होते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं और साइटोप्लाज्म को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। प्रोवाइडिंग बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ ट्यूबुलिन व्हाइल फिलामेंट्स आर ऑफ एक्टिव प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास ट्यूबुलिन के बने हुए होते हैं, और जो फिलामेंट्स होते हैं वो हमारे पास एक्टिव प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये हमारे पास साइटोस्केलेटन हो गया। तीसरी मेजर चीज जो हमारे पास होती है, जो काफी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलर होती है और कॉमन होती है, वो हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये न्यूक्लियस हमारे पास है। न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है? किसी भी सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। किसी भी सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल आपके पास हमेशा न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज पाई जाती है? न्यूक्लियस के अंदर आपके सारे के सारे जीन्स या फिर आपका क्रोमोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर।
सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो आपकी होनी है, आपकी आपकी बॉडी की, आपके एंसेस्टर्स की, आपके वालिदैन की, आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनकी जितने भी जीन्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके न्यूक्लियस के अंदर लॉक हुए हुए होते हैं। The presence of a nucleus is a primary factor that distinguishes eukaryotes from prokaryotes. आपके पास जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का फर्क आता है वो आता ही न्यूक्लियस की वजह से। अगर न्यूक्लियस होता है तो वो चीज यूकैरियोट बन जाती है, अगर नहीं होता है तो वो चीज प्रोकैरियोट्स बन जाती है। ये चीज हमारे पास हो गई। द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स नोन एज द न्यूक्लियर एनवेलप दैट सेपरेट्स द न्यूक्लियस एंड इट्स कंटेंट्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब जनरली होता क्या है, जो काफी सारे ऑर्गेनल्स हमारे पास मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उन सबके इर्द गिर्द भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। लेकिन जो न्यूक्लियस हमारे पास होता है उसके इर्द गिर्द दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसको डबल प्रोटेक्शन देते हैं, या फिर उसको हम डबल एनवेलप्ड कहते हैं, या फिर उसको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर क्या चीज हो जाती है, दो मेम्ब्रेन्स आ जाती है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है, और उनके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होती है बजाय एक मेम्ब्रेन। ये हमारे पास एक बात हो गई, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस को इसने एनवेलप किया हुआ होता है, तो इसलिए ये न्यूक्लियर एनवेलप कहलाई जाती है। इस एनवेलप के अंदर जगह जगह हमारे पास छोटे छोटे से होल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये एनवेलप ऐसी नहीं होती कि ये एनवेलप कंप्लीट हमारे पास बंद करके रखा हुआ होता है। इस एनवेलप के अंदर छोटे छोटे होल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, उन होल्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स का हमारे पास काम क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर से किसी चीज को अगर बाहर आना है, और बाहर से किसी चीज को अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना है, तो वो हमारे पास उन पोर्स के जरिए अंदर बाहर करता है। ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर का काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आरएनए आना जाना कर रहा है या फिर किसी प्रोटीन को आना जाना है बाहर, तो वो पोर के जरिए जाता है। ये हो गया। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर हमारे पास एक ग्रैन्युलर फ्लूइड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास मौजूद होता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं तो हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एक बड़ा सा ऑर्गेनल हमारे पास मौजूद है न्यूक्लियस के नाम से, ठीक है। ये हमारे पास जाता है न्यूक्लियस। ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन मौजूद है। तो एक मेम्ब्रेन बनाई थी मैंने, अब ये मैंने क्या बना दी, डबल मेम्ब्रेन बना। ये डबल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या कहलाई जाती है, ये हमारे पास कहलाई जाती है न्यूक्लियर एनवेलप। ये हमारे पास हो गया। इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जगह जगह होल्स भी मौजूद होते हैं हमारे पास, ठीक है। जगह जगह छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं, तो वो हमारे पास कहलाए जाते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स। इस पोर्स के बाद अंदर जो हमारे पास मटेरियल होता है, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है वो हमारे पास कहलाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाया जाता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारे पास हमारे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके हमारे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स के साथ एक छोटी सी बॉल भी मौजूद होती है, पर्पल, डार्क पर्पल कलर की बॉल होती है यहाँ पे, एक ऐसी सी, ये आपको बॉल नजर आती है यहाँ पे। ये बॉल हमारे पास क्या चीज होती है, ये हमारे पास होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोप्लाज्म का काम क्या होता है, यहाँ पे जितना भी क्रोमोसोम मौजूद है उसको नरिश करना, वहां पे न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, न्यूक्लियोलस का काम हम आगे डिस्कस करेंगे। वो राइबोसोम्स बनाता है, जो कि एक और हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसका कोई काम होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो राइबोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोलस बनाता है। ये हमारे पास न्यूक्लियस का कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं उसको। माइटोकॉन्ड्रिया को हमेशा, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर एक लाइन की डेफिनेशन पूछी जाए तो ये हमारे पास सेल का क्या होता है, पावर हाउस होता है, ठीक है। पावर हाउस किस मुराद से होता है कि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी आ रही होती है, जितनी भी एनर्जी सप्लाई हो रही होती है, सेल जितनी भी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा होता है, वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ से आ रही होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल से आ रही होती है। मतलब
माइटोकॉन्ड्रिया से आपके पास वो एनर्जी आ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन हमारे पास मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी दो मेम्ब्रेन हमारे पास मौजूद होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन हमारे पास, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन तो हमारे पास परफेक्ट होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास कोई मसले वाली चीज नहीं। अगर मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी बना के दिखाऊं तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर हमारे पास समझे, ये मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया ये मैंने इस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है। अब अगर मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन बनाऊं तो लोगों को लगता होगा कि भाई इनर मेम्ब्रेन इसकी ऐसी होती होगी, बिल्कुल न्यूक्लियस की तरह इनर मेम्ब्रेन ऐसी होती होगी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ऐसी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, उसके अंदर जगह जगह फोल्ड हुए हुए, ये ऐसे करके हमारे पास मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास ऐसे करके फोल्ड आ रही होती है मेम्ब्रेन, ये हमारे पास इस टाइप की मेम्ब्रेन होती है। तो क्या हुआ, आउटर मेम्ब्रेन तो वैसी की वैसी थी, इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास फोल्डिंग आ जाती है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग आ जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम क्रिस्टे कहते हैं। ये जो हमारे पास फोल्ड्स आए हुए होते हैं ना, जगह जगह जो हमारे पास फोल्ड आए हुए हैं, ये फोल्ड है, ये फोल्ड आए हुए हैं, ये फोल्ड आए हुए हैं, ये फोल्ड आए हुए हैं, इन सारे फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्रिस्टी है या क्रिस्टे भी कहते हैं। ये हमारे पास ये वर्ड होता है, इसको हम कहते हैं, जो सारे फोल्ड्स आए हुए होते हैं इनको हम क्रिस्टे कहते हैं। ये फोल्ड्स हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। इन प्रोटीन्स की मदद से हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी बनाता है, यानी एटीपी के मॉलिक्यूल्स को बनाता है। Inside the membrane is a jelly-like matrix. The compartments of the mitochondria are shown in figure 2.1. हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन थी और इनर मेम्ब्रेन जो थी वो हमारे पास फोल्ड हुई थी क्रिस्टे की फॉर्म में। और जिस मेम्ब्रेन, ये अंदर का इलाके के अंदर जिस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म था, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, उसी तरीके से इसके अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर यहाँ पे एक जेली लाइक का सब्सटेंस होता है, उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक हो गया, उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है। मतलब कोई भी खाना अगर आप खाते हैं और उस खाने को डाइजेस्ट करके एनर्जी निकालनी है तो वो काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कराया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास एनर्जी कंडक्ट फॉर्म होती है और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल जो हमारे पास है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास वो ऑर्गेनल होता है जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। अब वो यूकैरियोटिक सेल्स आपके पास प्रोकैरियोट हो या फिर आपके पास वो यूकैरियोटिक सेल्स आपके पास वो मल्टी सेलुलर हो या वो यूनिसेलुलर हो, पाया जाएगा कहाँ पे, सिर्फ उन सेल्स में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ वही होगा जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस तो सिर्फ हमारे पास कहाँ पे मौजूद होता है, यूकैरियोट्स के अंदर। और यूकैरियोट्स के अंदर भी वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जरूरी मौजूद होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है हमारे पास, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। तो तीन हमारे पास डबल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हो गए, एक न्यूक्लियस था, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तीसरा हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी हमारे पास ट्यूब्स मौजूद होती हैं और शीट्स मौजूद होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। These flattened hollow folds and sacs are called cisternae. The ER is located in the cytoplasm. इसके अंदर जो फोल्ड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ने कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड्स को हम क्रिस्टे कह रहे थे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फोल्ड्स को हम सिस्टर्ने कहते हैं। ये हमारे पास चीज हो गई। ईआर हमारे पास, इसको ईआर भी बुलाते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म इसकी ईआर भी होती है। The ER is located in the cytoplasm and is connected to the nuclear envelope. There are two types of endoplasmic reticulum, smooth and rough. एक सेल के अंदर दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। एक SER हो गया और एक RER हो गया,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे पास फंक्शन क्या होता है कि उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं हुए हुए होते। राइबोसोम्स मतलब उसके ऊपर कोई चीज अटैच नहीं हुई थी, वो जस्ट हमारे पास एक प्योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। हमारे पास शीट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। उसका काम क्या होता है, वो लिपिड्स बनाता है, स्टेरॉइड्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, ऑयल्स बनाता है, फॉस्फोलिपिड्स बनाता है, ये सारी चीजें बनाता है वो जो मुश्किल से बनती है। ये सारी चीजें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। इसका एक और काम ये भी होता है कि जो हार्मफुल चीजें आप खा रहे होते हैं या फिर कोई ऐसी टॉक्सिक चीज है जो आपने खा ली है, तो वो आपके सेल में अगर जाएगी तो वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस चीज को डिटॉक्सिफाई कर देता है, मतलब उस चीज को खत्म कर देता है। ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की अगर हम बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमेशा न्यूक्लियस की दीवार के साथ लगा हुआ होता है। न्यूक्लियस की दीवार के साथ लगे होने का मतलब ये हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद था, इसकी दीवार के ऊपर यहाँ पे मौजूद होता है, ऐसे ऐसे करके इसने बाउंड्री बनाई हुई, यहाँ पे ये मौजूद होता है एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे मौजूद होता है ऐसे करके। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया आपके पास, न्यूक्लियस की दीवार के साथ चिपका हुआ होता है। और ये रफ क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हुए हुए होते हैं। इसके ऊपर काफी सारे राइबोसोम्स हमारे पास अटैच हुए हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर बहरहाल काफी सारे राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं, तो इसलिए रफ सी अपीयरेंस देता है हमारे पास। ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। जो भी सेल के अंदर प्रोटीन बनने होंगे वो सारे के सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं हमारे पास, और ये मेम्ब्रेन प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले। The folds present in the membrane increases the surface area, allowing more ribosomes to be present on the ER, thereby allowing greater protein production. जो folds हमारे पास सिस्टर्ने के आए हुए होते हैं, इसके अंदर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिस्टर्ने के जो फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स की वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो है वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो हमारे पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स हमारे पास जो मौजूद होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर अटैच हो जाते हैं। तो जितने ज्यादा राइबोसोम्स होंगे उतना ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन हो जाता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेल है वो है राइबोसोम्स। हमारे पास राइबोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स हमारे पास सिंपल छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली भी मूव कर रहे होते हैं, और ये हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी लगे हुए होते हैं। दोनों का फंक्शन सेम होता है, प्रोटीन बनाना। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन को बनाना, ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। राइबोसोम्स में अकर सिंगली इन द साइटोप्लाज्म और इन ग्रुप्स, और मे बी अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनेल है वो है गोल्जाई बॉडीज का। गोल्जाई बॉडीज हमारे पास कौन सा ऑर्गेनेल होता है, गोल्जाई बॉडी हमारे पास एक इटालियन फिजिशियन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जाई भी आप उसको कह सकते हैं। ये हमारे पास साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस ऑर्गेनेल को डिस्कवर किया था। It was one of the first organelles to be discovered and described in detail because its larger size made it easier to observe. ये हमारे पास उन चंद ऑर्गेनल्स में से पहला ऑर्गेनल था जिसको डिस्कवर किया गया था और इसके बारे में डिटेल में स्टडी की गई थी। क्यों, क्योंकि ये जनरली इसका साइज जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। गोल्जाई बॉडीज का साइज हमेशा थोड़ा बड़ा होता है और वो थोड़े थिक होते हैं, तो वो छोटे से माइक्रोस्कोप के अंदर भी आसानी से नजर आता है। तो इसलिए हमारे पास बाद में इनकी स्टडी हुई थी आफ्टर न्यूक्लियस की स्टडी। It is important for proteins to be transported through Golgi bodies, from where they are synthesized to where they are required in the cell. The Golgi body is a sorting organelle of the cell. अच्छा, Golgi body का हमारे पास काम क्या होता है, Golgi body हमारे पास एक तरीके से कोरियर सर्विस का काम करता है। कोरियर सर्विस का काम किस तरीके से करता है, किसी भी चीज को सेल में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होनी होती है, तो वो चीज चल के या उड़ के तो जाएगी नहीं, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो हमारे पास गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स निकलते हैं। गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में से हमारे पास एक बॉल निकलती है, उस बॉल के अंदर से वो बॉल खाली होती है हमारे पास। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके इसकी एग्जांपल बताऊं सही से, तो हमारे पास जो गोल्जी बॉडी होता है उसके अंदर हमारे पास ऐसे करके एक स्टैक्स करके लेयर्स मौजूद होती है हमारे पास। ये हमारे पास गोल्जी बॉडी होता है। इस गोल्जी बॉडी के अंदर से थोड़ा सा टुकड़ा टूट के एक वेसिकल बन जाता है। वेसिकल मतलब सिर्फ इसकी बाउंड्री है, अंदर से ये एम्प्टी हमारे पास होता है, ठीक हो गया।
जो भी मटेरियल हमारे पास एक सेल से दूसरे सेल में या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना होता है, वो मटेरियल क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर आ जाता है तो ये वेसिकल हमारे पास जो होता है ये इसके अंदर बंद कर लेता है। ठीक हो गया। अब ये वेसिकल हमारे पास जाता है उस जगह पे जहाँ पे इसको ट्रांसफर होना होता है इस मटेरियल। वहां जाके ये वेसिकल क्या होता है, अपने आप खुल जाता है और जितना मटेरियल हमारे पास अंदर होता है वो सारा का सारा मटेरियल बाहर आता है। ये हमारे पास वेसिकल्स या फिर गोल्गी बॉडीज का काम। गोल्गी बॉडीज के अंदर ऐसे एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो कि अपने अंदर मौजूद चीजों को मॉडिफाई भी करते रहते हैं कि अगर कोई चीज में कोई काम नहीं लगा हुआ है या फिर कोई गलती है तो वो एंजाइम्स हमारे पास उस चीज को मैनेज करते रहते हैं। Proteins are transported from the rough endoplasmic reticulum to the Golgi. In the Golgi, proteins are modified and packaged into vesicles. The Golgi body therefore receives protein made in one location in the cell and transfer these to another location within the cell. अच्छा, हमारे पास प्रोटीन जो बनते हैं वो बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। वहां से जब प्रोटीन हमारे पास बन जाता है तो वो प्रोटीन गोल्गी बॉडीज को दिया जाता है। गोल्गी बॉडीज उस प्रोटीन की पैकेजिंग करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से और फिर उसके बाद उस प्रोटीन को वो आगे भेजते हैं। अगर रिलीज कराना हो तो रिलीज करा देते हैं, नहीं तो फिर वो दूसरे सेल की तरफ उसको ट्रांसफर। ये हमारे पास एक रीजन हो गया। अच्छा, ये हमारे पास गोल्गी बॉडी जो होता है इसीलिए पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहलाया जाता है कि वो एक का मैसेज दूसरी जगह तक लेके जाता है। इसके बाद हमारे पास है वेसिकल्स एंड लाइसोसोम। वेसिकल्स और लाइसोसोम्स हमारे पास क्या चीज होती है, वेसिकल्स हमारे पास स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल सैक्स हमारे पास मौजूद होते हैं। स्मॉल सर्कल्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ मेम्ब्रेन होती है और उनके अंदर कोई और चीज नहीं होती, वो अंदर से एम्प्टी हमारे पास होती है। उन वेसिकल्स को हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रिएक्शन कराने के लिए, कोई चीज ट्रांसपोर्ट कराने के लिए या फिर कोई चीज स्टोर कराने के लिए। ये वेसिकल्स हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होते हैं। Many vesicles are made in the Golgi body and the endoplasmic reticulum or are made from the parts of cell membrane. Vesicles can be classified according to their contents and function. Transport vesicles transport molecules within the cell. हमारे पास डिफरेंट किस्म के वेसिकल्स मौजूद होते हैं। कुछ वेसिकल्स जो होते हैं वो कोई चीज ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं, तो कुछ वेसिकल्स जो होते हैं एंजाइम्स कैरी करते हैं और वो काम करवा रहे होते हैं वहाँ पे। तो वेसिकल्स की टाइप के ऊपर भी काफी असर पड़ता है हमारे पास। वेसिकल्स हमारे पास इसीलिए बनते हैं कि उसका हमारे पास वो डिफरेंट जगह डिफरेंट चीजों को एक एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करा रहे